नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यावसायिक वातावरण के बारे में। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप लोग जरूर पूछें। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है कि भारत में बचत यानी सेविंग्स इन इंडिया। इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको नोट डाउन करें, बढ़िया से देखें, समझें, जानें। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि बचत क्या होती है, यानी इसके अर्थ को समझेंगे फॉर्मूले के साथ। फिर समझेंगे इसकी परिभाषा को। फिर हम लोग समझेंगे कि भारत में बचत का मतलब क्या होता है, यानी सेविंग्स इन इंडिया क्या है। फिर हम लोग आगे समझेंगे कि भारत में अगर बचतों का निर्धारण होता है तो किस तरीके से होता है, यानी भारत में बचतों का निर्धारण। और अंत में हम लोग समझेंगे इसके साथ साथ कि भारत में बचत दर निम्न होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे अपने वीडियो को ख़त्म कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बचत क्या होती है, यानी बचत का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेविंग्स। राष्ट्रीय आय का जो भाग वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय नहीं किया जाता उसे बचत कहते हैं। यानी जो भी टोटल नेशनल इनकम है उसमें से जो परसेंटेज खर्च नहीं होता है, जिसको रख लिया जाता है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं सेविंग्स यानी बचत। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि S = Y - C। यहाँ पे वेयर यानी S मतलब होता है सेविंग्स यानी बचत, Y मतलब होता है इनकम यानी आय, और C मतलब होता है कंजम्पशन यानी उपभोग। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, इस बात को समझिएगा, मैं आपको इंडिविजुअल के एग्जाम्पल को दे करके समझाता हूँ। कोई पर्सन है, वो मंथली कमाता है 50,000 रुपये, ठीक है ना। अब वो 50,000 रुपये में से मैं मंथली की बात करता हूँ तो वो क्या करता है, 40,000 खा लेता है या फिर 40,000 किसी ना किसी तरीके से खर्च कर देता है। उसके पास कितने बचे, 10,000 बचे। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे जो 10,000 रुपये बचे वही होगी उसकी बचत। यानी जो भी उसकी टोटल आय थी उस टोटल आय में से व्यय करने के बाद से जो बचा, यानी 10,000 बचा, तो 10,000 ही क्या हो जाएगा, उसकी बचत में इंक्लूड किया जाएगा। ये बात आप लोग समझेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग परिभाषा को। बचत की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ सेविंग्स। इसमें परिभाषा दी गई है और किंग्स के अनुसार कि आय का उपभोग की तुलना में अधिक बचत कहलाता है। यानी जो आय है उसमें से जो भी कंज्यूम कर लिया, उपभोग कर लिया, खर्चा कर लिया, उसके बाद से जो अधिक पैसे बच रहे हैं, जो बच जा रहा है, वही क्या है, वही बचत है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मान लीजिए वह व्यक्ति था 50,000 कमा रहा था, 40,000 खा लिया, तो अधिक क्या बचा, अधिक उसके पास 10,000 ही तो बचा। तो जो अधिक बच रहा है उसके पास खर्चे करने के बाद से वही कहा जाता है बचत। यह डेफिनेशन भी वही बात बता रही है जो दिया गया है डेफिनेशन लॉर्ड किंग्स के अनुसार। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, नंबर बढ़िया मिलेगा। आगे देखते हैं, समझते हैं भारत में बचत यानी सेविंग्स इन इंडिया। भारत की दशा में बचत देश में व्याप्त विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी किस तरीके से कल्चरल एनवायरनमेंट है। आप सभी को मालूम होगा हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग सांस्कृतिक विरासत है। सब लोग अलग अलग तरह से रहते हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग पहनावा है। तो उसके हिसाब से लोग अपने जो भी उनकी आय होती है उसमें से बचत करते हैं। जैसे कई जगह पे अगर खर्चे ज़्यादा होते हैं, त्यौहार ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे खर्चे ज़्यादा होंगे, और त्यौहार कम आते हैं और जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ अगर कम हैं तो वहाँ पे पैसे कम खर्च होंगे। ये बात आप लोग समझेंगे। और अगर पैसे कम खर्च होंगे तो बचत ज़्यादा होगी, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे तो बचत कम होगी। आगे कहा गया है आय स्तर। आय स्तर क्या है, लोग कितना कितना कमा रहे हैं, ठीक है। और जो भी लोग रहते हैं सोसाइटी में उन लोगों का जॉब क्या है, रोजगार की बात की जाती है, क्योंकि रोजगार पे ही तो आय निर्भर करता है, और जो आय होगा उसी में से खर्चा करने के बाद से बचत होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे।
वित्तीय स्थिति, कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास धन कितना है, ये बात आप लोग समझेंगे। साक्षरता एवं सरकारी नीतियों आदि से प्रभावित होती हैं। और देश में साक्षरता कितनी है, अगर लोग साक्षर हैं तो बचत ज़्यादा करते हैं, अगर लोग निरक्षर हैं, यहाँ पे साक्षरता की बात आप लोग समझेंगे वित्तीय साक्षरता से है। लोग अगर फाइनेंस के बारे में जानेंगे, उन्हें नॉलेज होगा कि उन्हें पैसे बचाने चाहिए, तो वे लोग बचाएंगे। अगर नहीं मालूम है तो कहाँ बचाएंगे, वे सारे के सारे पैसे जो भी कमाएंगे वो खा लेंगे। आप लोग अपने आसपास लोगों को देखते होंगे कि लोग जितने पैसे कमाते हैं उसमें से बहुत सारे पैसे वे खा लेते हैं, बचत नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे साक्षरता उनकी नहीं है, यानी वित्तीय साक्षरता नहीं है। एवं सरकारी नीतियों आदि से प्रभावित होती हैं। ये बात हम लोग समझेंगे कि जो भी सरकारी नीतियाँ हैं उससे भी भारत की जो भी बचत है, बचत प्रणाली प्रभावित होती है या इन सभी तत्वों पर निर्भर करती है। और जो भी मैंने भी बातें बताई उन पर पूरी की पूरी बचत प्रणाली निर्भर करती है भारत की। अब यहाँ पर आगे कहा गया है, यदि भारतीय बचत को समझना हो तो निम्न तत्वों का अध्ययन किया जा सकता है। अगर हम लोग समझें कि भारत में किस तरीके से बचत होता है तो इस बात में हम लोग समझने के लिए, जानने के लिए कुछ बातों को समझ सकते हैं। पहला है पारंपरिक बचत विधियाँ, जिसमें हम लोग देखेंगे तो पहला है बचत बैंक खाता, सेविंग्स अकाउंट खोले जाते हैं, पैसे उसमें रखे जाते हैं, मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है उस पर। अगला है सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम लोग एफडी भी कहते हैं। कुछ सालों के लिए पैसे जमा होते हैं और फिर जब वह टाइम ख़त्म हो जाता है तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं विद इंटरेस्ट। ओके। अगला है रियल इस्टेट, सोना आदि। और लोग क्या करते हैं कि सेविंग्स के लिए जो भी उनके पास पैसे होते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, बिल्डिंग खरीद लेते हैं। इससे वे लोग अपने पैसे को सेव करके रखते हैं कि भाई देखो, अगर मैं कोई ज़मीन खरीद लेता हूँ, कोई बिल्डिंग खरीद लेता हूँ तो मेरा पैसा खर्च नहीं होगा, बचा रहेगा। यही बात सोने के साथ भी होती है। लोग सोना खरीद लेते हैं और रखते हैं अपने पास 10, 5, 20, 30 साल तक, और लोग कहते हैं कि जो मेरे पास पैसा था कैश में, उसको मैंने गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया तो मैं अब इसको खर्च नहीं करूंगा, ये हमारे पास बचत के रूप में संचित रहेगा। ये बात आप लोग समझेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल है बिजनेस एनवायरनमेंट। आगे देखते हैं। दूसरा है सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाएं भी होती हैं, ऐसे सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दूसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र यानी एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और तीसरा है कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये सारी की सारी बातें होती हैं, सारे के सारे तत्व होते हैं सरकारी योजनाओं से रिलेटेड। तीसरा है आधुनिक बचत के साधन। हम लोग देखेंगे कि आधुनिक रूप में, आधुनिक युग में किस तरीके से कौन कौन से बचत के साधन हो सकते हैं और बचत कहाँ से हो सकती है। अगला इसमें आएगा म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार निवेश, डिजिटल बचत ऐप आदि। तो इस तरीके से हम लोग देखते होंगे अपने आसपास, या फिर आप लोग करते भी होंगे बचत इन तमाम तरह के उपकरणों से। अगला है सांस्कारिक बचत, यानी जो हम लोग बातें समझेंगे आगे देखिएगा। स्वयं बचत करना, कई लोग होते हैं वे खुद ही अपनी स्वेच्छा से, अपने दिमाग को लगा करके, बुद्धि लगा करके कुछ पैसे रख लेते हैं अपने पास। वे सोचते हैं कि अगर मैं अपने पास पैसे रख लूँगा तो क्या होगा, आगे चल के मेरे ही काम आएगा। ये होता है स्वयं बचत करना। ठीक है। दूसरा है चिट फंड। चिट फंड की सहायता से भी पैसे बचाए जा सकते हैं। तीसरा है स्वयं सहायता समूह बचत। तो कई जगह पे आप लोग देखेंगे कि स्वयं सहायता समूह होते हैं, उसमें भी पैसे जमा किए जाते हैं और बचत के रूप में रखे जाते हैं। ये बातें हमें समझनी होती हैं। पांचवा है चुनौतियाँ। अब कौन कौन से चुनौतियाँ हो सकती हैं भारत में बचत के लिए, ये बातें आप लोग समझ लेते हैं। पहला है वित्तीय साक्षरता की कमी। लोगों में वित्तीय साक्षरता की कमी है। लोग वित्तीय रूप में साक्षर नहीं है कि उन्हें पैसे कितने बचाना चाहिए, कब बचाना चाहिए, कौन कौन से स्कीम में निवेश करना चाहिए, ये कोई नॉलेज नहीं होता लोगों के पास हमारे देश में। इसलिए बहुत सारे पैसे सही जगह पर नहीं लग पाते हैं और आप लोग देखते होंगे कि देश का ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। और अगर देश का ग्रोथ नहीं होगा, उसके पहले हर पर्सन का, इंडिविजुअल का भी ग्रोथ होना बहुत जरूरी होता है। आगे है मुद्रास्फीति आदि इत्यादि।
यानी इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ती जाती है ना, तो ये बात भी हमें देखनी होती है चुनौतियों के रूप में। छठवां और अंतिम है आधुनिक तकनीक की ओर रुझान। अब यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, कुछ उपकरण भी हैं, लेकिन अब देखिए इन सब के बीच क्या हो रहा है। स्मार्टफोन एवं इंटरनेट सुविधा, लोगों के पास स्मार्टफोन सुविधा है, इंटरनेट सुविधा है, लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा शेयर कितने कितने मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में स्कीम कौन कौन सा है, जो भी सरकार की योजनाएं हैं वे कैसी हैं, सेविंग्स अकाउंट पे कौन कौन सा बैंक कितना कितना ब्याज दे रहा है। लोग देखते हैं कि अगर कोई बैंक सेविंग्स अकाउंट पे ज़्यादा ब्याज देता है तो वहाँ पे खाता खुलवा लेते हैं, पैसे वहाँ रख देते हैं। तो ये सारी की सारी बातें इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से बहुत ही सहज हो गई हैं, देखना समझना और जानना और सही तरीके से पैसे को बचाना। वित्तीय साक्षरता के लिए सरकारों का प्रयास, और सरकार क्या करती है, सरकार भी प्रयास करती है वित्तीय साक्षरता के लिए। जो हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो भी प्रयास करती है लगातार लोगों को साक्षर करने के लिए वित्तीय स्थिति के बारे में। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग भारत में बचतों का निर्धारण क्या होता है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग्स इन इंडिया किस तरीके से होता है। कुछ पॉइंट को समझते हैं। भारत में यदि बचतों का निर्धारण करना हो तो निम्न तथ्यों को समझना अति आवश्यक है। कौन कौन से तत्व होते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है आय में वृद्धि, यानी ग्रोथ ऑफ इनकम, इनकम में ग्रोथ होना चाहिए भाई साहब। दूसरा है बैंकिंग एवं वित्तीय विकास, यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से बैंकों का भी विकास और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनका भी विकास होना अति आवश्यक है, तभी हमारे देश में बचत भी होगा। तीसरा है मुद्रास्फीति, यानी इन्फ्लेशन, महंगाई भी बहुत मायने रखती है बचत के निर्धारण में। अगर महंगाई ज़्यादा है तो लोग बचत कहाँ से करेंगे, अगर महंगाई कम है तो लोगों के पास बचत ज़्यादा होगा, और बचत ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसों को इन्वेस्ट यानी निवेश भी करेंगे और मार्केट ग्रोथ करेगा। चौथा है करारोपण, यानी टैक्सेशंस। अगर टैक्स ज़्यादा ले लिया जाएगा तो लोगों के पास पैसे बचेंगे ही नहीं, और बचेंगे नहीं तो क्या करेंगे भाई, सेविंग कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा सेविंग, ये बात भी समझेंगे आप लोग। पांचवा है ब्याज की दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो भी पैसे कम बचेंगे, बचत कम होगी। सारे के सारे तत्व हो सकते हैं बचतों के निर्धारण के लिए। अब हम लोग समझते हैं अपने अंतिम पॉइंट को। इसमें कहा गया कि भारत में बचत दर निम्न होने के कारण, यानी कॉज ऑफ लो रेट ऑफ सेविंग्स इन इंडिया, कौन कौन से हो सकते हैं उसको समझते हैं। पहला है निम्न आय स्तर, आय स्तर बहुत ही निम्न होता है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्रों की कम बचतें, ये बात आप लोग समझेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में बचत बहुत कम है। तीसरा है भारी करारोपण, यानी टैक्स बहुत वसूला जा रहा है, इसकी वजह से भी बचत नहीं हो पा रही है। तीसरा है मुद्रा प्रसार, इस बात को आप लोग समझेंगे कि मुद्रा में प्रसार है इसलिए बचत नहीं हो पा रही है। अब मुद्रा प्रसार क्या होता है इसको हम लोग किसी स्पेसिफिक वीडियो में समझ लेंगे, बढ़िया तरीके से जान लेंगे। आपको मैं वहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से विद एग्जाम्पल समझा दूंगा। पांचवा है बचतों को अनुत्पादक कार्यों जैसे सोना चांदी आदि में लगा देना। इस तरीके से बचत लग जाएगी तो क्या होगा, बचत हो ही नहीं पाएगी। ये बात आप लोग ध्यान से समझेंगे, जानेंगे, तभी आप लोग बढ़िया आंसर लिख पाएंगे और आपको सारी की सारी बातें प्रैक्टिकली समझ में आएंगी। अब हम समझते हैं ऐसे कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत में बचत पारंपरिक और आधुनिक प्रथाओं का मिश्रण है। कुछ पारंपरिक बातें हैं, कुछ आधुनिक बातें हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है, जिसमें सुरक्षा और दीर्घकालिक योजनाओं के प्रति एक मजबूत सांस्कृतिक झुकाव है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि बढ़ती वित्तीय साक्षरता और डिजिटल अपनाने के साथ अधिक विविध और परिष्कृत बचत साधनों की ओर बदलाव हो रहा है। ये बात आप लोग समझेंगे। मैंने आप सभी को बहुत ही प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास किया हुआ है कम समय में। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे, ऑन टाइम करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।